अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब 23 दिसंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि उनकी तबीयत बेहतर है, डॉक्टर्स ने उनको ट्रैवल करने की इजाजत दे दी है, लिहाजा तकरीबन 1.5 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपनी जमात में कुछ तब्दीलियां लेकर आ रही है, मुस्बत तब्दीली लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सिंध में चीफ मिनिस्टर को तब्दील किया गया, पंजाब में रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आसिफ अली जरदारी साहब का वापस आना और फ्रंट सीट पर बैठना, क्या यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर होगा? और क्या बिलावल भुट्टो साहब, जिनको एक से ज्यादा मर्तबा सियासत में लॉन्च किया गया है, उनके लिए बेहतर साबित होगा या नहीं होगा? इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यही सवाल हमने कराची और लाड़काना की आवाम के सामने रखा कि क्या अली जरदारी साहब को वापस आना चाहिए, और अगर वो वापस आ जाते हैं तब भी पार्टी को लीड किसने करना चाहिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने? फैसले कौन करे पार्टी के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब? इस पर लाड़काना और कराची के अवाम ने क्या कहा, सुनिए जरा। आसिफ अली जरदारी के आने से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, मगर उस वक्त फायदा होगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को फ्री हैंड थे। बिलावल भुट्टो साहब सिंध में वो काफ़ी तब्दीली लेके आए हैं। दुबई की सियासत जो वहाँ पर नहीं होगी और यहाँ पर जो फैसले पाकिस्तान में होंगे, और इससे जो है कम से कम जो सिंध की गवर्नमेंट का जो बजट है उसको फ़ायदा होगा। आसिफ अली जरदारी साहब को चाहिए कि अब पार्टी के फैसले मुकम्मल तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को दे देने चाहिए। फ़ायदा होगा आसिफ अली जरदारी के आने से, पार्टी और मजबूत होगी इंशाल्लाह, और बिलावल को अख्तियारात मिलने चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने अख्तियारात बिलावल को दे दे तो अच्छा होगा। आसिफ जरदारी आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी वो रह के गया, इतने साल हुकूमत करके गया है। करप्शन कितनी थी सिंध में, आजकल कितनी दिन रात का फ़र्क हो गया है। अभी नौकरियाँ भी मेरिट पे मिल रही है। जरदारी साहब भी आना चाहिए, अच्छा ही बंदा है, पाकिस्तान के लिए, हमारे सिंध के लिए अच्छा बंदा है। आसिफ अली जरदारी साहब भले शौक से आए, इनका भी मुल्क है। पार्टी के मुस्तकबिल के फैसले बिलावल को करने चाहिए। बिलावल जरदारी साहब जो फैसले कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके ऊपर इनका होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान नहीं आना चाहिए भाई, उसको जो है ना पाकिस्तान आएगा वो तो पकड़ा जाएगा भाई। वो दूसरा जो ये बिलावल है, इस बेचारे को तो सियासत में आते हुए 2 जुमा 8 दिन हुए हैं, और ये तो कुछ समझता भी नहीं है भाई। ये तो पाकिस्तान के सदर रहे हैं, तो ये हम पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो हीरो बिलावल भुट्टो जरदारी है, उन्हें ही करने चाहिए। इस पर प्रोग्राम में तफसील से बात भी करेंगे, और साथ साथ चौधरी निसार अली खान साहब, जिनकी तोपों का रुख इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है, इसकी वजह क्या है, और जो इल्जामात इस मर्तबा उन्होंने लगाए हैं, क्या वो उसका सबूत देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि कल चौधरी निसार अली खान साहब ने पीपल्स पार्टी पर क्या इल्जामात लगाए थे। इन बेचारों का क्या दबाव होगा जिनके खुद पल्ले कुछ नहीं, कि ये जो चीखते चलाते हैं, ये जो पीछे इनकी डोरें हिलाते हैं, गा और घी में इनको फर्क कोई नहीं है। इनके कान में डाल दिया है कि आप इमरान खान स्टाइल अपनाएंगे तो शायद आपकी डूबती हुई कश्ती को फिर सहारा मिलेगा। इनकी वालदा मोहतरमा का नाम भी पैनमा लीक्स में है। सरे माल क्या आप भूल गए हैं शैले फ्रांस में? इनके जो महलात हैं दुबई में, आप भूल गए हैं कि इस पार्टी के सरबराहान को स्विस कोर्ट में सजा हुई है? आप भूल गए हैं हार के केस का? यार आप भूल गए हैं $60 मिलियन का? खामोश इंक्वायरी हम 8 महीने से कर रहे थे, और अब तक जो शवाहिद आ रहे थे वो बहुत तशवीशनाक है। और मैं आपको बताऊं कि इतनी मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग इसी कालिया और खनानी के जरिए हुई है पाकिस्तान से, उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। मगर उससे ज्यादा तशवीशनाक ये बात है कि फिर उस वक्त की हुकूमत ने जब वो देखा कि कौन कौन है मुलविस, तो फिर खुद ही उसको पर्दा डाला और उसका रिकॉर्ड तबाह किया, खत्म किया। पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाए। ये ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी ऐलान करे कि हम मुसलमानों के हकूक के लिए मुहिम चलाने लगे। चौधरी निसार साहब फरमा रहे थे पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ तहरीक चलवाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी मुसलमानों के हक में तहरीक चलाए। और इससे ज्यादा जो संगीन इल्जाम था वो ये था कि 2008 का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था खनानियन कालिया का, उसके हवाले से चौधरी निसार साहब फरमा रहे हैं कि तमाम रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जाया कर दिया, पर्दा डाल दिया उन लोगों के ऊपर जिनके नाम इस केस में आ रहे थे। इन तमाम बातों का जवाब हम लेंगे चौधरी एतजाज एहसन साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। माजी में चौधरी निसार साहब ने आप पे एलपीजी कोटे के हवाले से इल्जाम लगाया है। आपको यह भी कहा गया था कि लैंड माफिया के तर्जुमान है,
और कल भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो माजी के करप्शन केसेस हैं उनके बारे में बात की और यह भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई थी खानानी एंड कालिया के जरिए उसकी वो तहकीकात कर रहे हैं और जल्द उसके नताइज जो हैं वो सामने रखेंगे। तो आपको लगता है कि माजी में जो इल्जामात लगाए थे, जो बातें की थी, उसी तरह इसके भी इल्जाम सामने नहीं आएंगे या मनी लॉन्ड्रिंग केस के इल्जाम सामने आएंगे? चौधरी निसार साहब, चौधरी निसार साहब इल्जामात लगा देते हैं, वजीर दाखिला है, मेरे खिलाफ जो इल्ज़ाम है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई अगर उनके पास छाते हैं तो मेरा LPG का अगर कोटा है तो कैंसिल क्यों नहीं कर देते? ये सिर्फ इल्ज़ाम बार बार इल्ज़ाम लगा के और कुछ है नहीं, मिलता नहीं है इनको। तो वो कोई LPG का कोटा नहीं मेरे पास, ना मैंने कभी लिया है किसी गवर्नमेंट से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से को मिला के इनसे 40 गुना इनकम टैक्स देता हूँ। चौधरी निसार से मेरा ख्याल है कुछ 200 गुना इनकम टैक्स देता हूँ। प्रोफेशनल आदमी हूँ, बीवी मेरी कारोबार LPG का करती है, मार्केट से ख़रीदती है। उसने शुरू तब किया जब ये डीरेगुलेट हो गया था, प्राइवेट बिजनेस हो गई थी। तो चौधरी निसार के सर पे मैं सवार हूँ, उसको छोड़ो उसको। हाँ, वो तो अभी जो रिपोर्ट आ गई है काजी फैज़ ईसा की उससे समझ ले पहले, तो फिर कोई बात करें। ये इस रिपोर्ट के आने के बाद चौधरी निसार साहब ने अपनी सफाई तो दी, लेकिन साथ साथ में पीपल्स पार्टी को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। 2 मरतबा बात कर चुके हैं मीडिया से, दोनों मरतबा पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाए। इसकी क्या वजह है? गुस्सा तो फिर वहां होना चाहिए था ना, कमीशन रिपोर्ट के ऊपर। पीपल्स पार्टी को क्यों इस वक्त टारगेट कर रहे हो? वो क्योंकि कमीशन रिपोर्ट का तो कोई उनके पास जवाब है ही नहीं ना। लेकिन मुझे ये लगता है जिस अंदाज से वो और जिस जारहाना अंदाज से वो काजी फैज़ ईसा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा की उन्होंने तनकीद की है और रिपोर्ट की तनकीद की है, ये नवाज शरीफ की जो जमात है और इनके जो शरीफ बरादरान हैं और इनके जो 2-3 लाडले वज़ीर हैं, ये सब इस पाकिस्तानी सियासत के बिगड़े हुए बच्चे हैं। ज़रा इन पे तनकीद हो जाए तो ये बरहम हो जाते हैं, तनकीद सुन नहीं सकते। एक गाली गलोच ब्रिगेड बनाया हुआ इन्होंने, जो कोई तनकीद करे तो फ़ौरन GG ब्रिगेड, 8-10 लोग हैं वो पढ़ जाते हैं, आपको सब वाकिफ़ है उनके नामों से। इसमें अब मुझे जो फ़िक्र है, अंदेशा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 1998 में जुडिशरी को डिवाइड किया था, जुडिशरी को तकसीम कर दिया था, और उसमें उनके आला कार सबसे ज़्यादा वो थे जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, जिनको हाल ही में गवर्नर लगाया उन्होंने सिंध का। ये 1998 में इन्होंने तकसीम किया था सुप्रीम कोर्ट को। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमला कराया था चीफ जस्टिस की अदालत पे। चीफ जस्टिस और 4 जजेस बैठे हुए अपनी कुर्सियां पीछे गिरा के और भाग के निकले अदालत से, क्योंकि 600 मुस्लिम लीगी मतवालों ने हमला कर दिया था। लाहौर से बसें भर के लेके आए थे उनको। तो ये अब आइसोलेट करेंगे, तनहा करेंगे काजी फैज़ ईसा को, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करेंगे। ये तो आप समझते हैं 1998 की तरह इस केस को आगे लेके जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि जैसे उस वक्त जुडिशरी को तकसीम किया था ये वापस करेंगे। ये अब भी करेंगे, पूरी साजिश करेंगे, कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में अगर इन्होंने ऐसा किया इनको परवाह नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के वकला और बलूचिस्तान के लोग काजी फैज़ ईसा के पीछे खड़े होंगे और इनको क्या, पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देंगे। पाकिस्तान को एक नया क्राइसिस बलूचिस्तान में आगे ही अलहदगी पसंद और तहरीकें हैं और लोग पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं। बदकिस्मती से चंद लोग उनकी हाथ ये मजबूत करेंगे। एतजाज साहब, इस रिपोर्ट में आपको ऐसा नजर आया कि ये रिपोर्ट वन साइडेड हो या अपने जो मैंडेट है उससे तजावुज किया हो इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये इल्जाम जो है हुकूमत की तरफ से लगाया जा रहा है इस कमीशन रिपोर्ट पर?
हुकूमत की तरफ से नहीं, ये निसार अली की तरफ से लगाया गया है और वो बार बार लगा रहा है। आपके ख्याल में सिर्फ उनकी तरफ है? क्या नवाज शरीफ साहब पीछे नहीं खड़े हुए चौधरी साहब के? वो बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल पीछे खड़े हैं, उनकी ईमा पे कर रहे हैं। पुलिस के कैडेट्स को चौधरी निसार अली खिताब कर रहे हैं, आप कल देखें वो खिताब कर रहे हैं पुलिस के कैडेट्स जो नए पासिंग आउट परेड पे, और उनको एक सियासी 1.5 घंटा सियासी तकरीर की है और जिसमें पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगा के भाई आप वज़ीर दाखिला हैं, आप इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? सिर्फ आप एक्शन ले, अब आपके पास लेकिन एक्शन तो जब ले सकते हैं अगर इनके पास कोई सबूत हो। एतजाज साहब, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात उन्होंने बताई है वो बड़ी अहम है, इसलिए क्योंकि 2008 में ये केस था खानानियान कालिया का और 2011 में हमने देखा उस केस में से बिल्कुल जान निकल गई। तो अगर वो कह रहे हैं कि आपके दौर में ये स्टार्ट हुआ था, हुकूमत ने रिकॉर्ड गायब कर दिया है, वो कह रहे हैं तहकीकात कर रहा हूं और ये कुछ अरसे में मेरी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है आपकी जमात पर। इससे ज्यादा सीरियस एलिगेशन है हुदैबिया पेपर में जो बयान खुद इनके वजीर खजाना का है, उसका बयान, उस पे पहले करें ना काम। अगर इनमें जुर्रत है, अगर ये नवाज शरीफ की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जो है पैनमा पेपर्स में जो आई है, इस पे इन पे एक्शन लेना, ये तो आज हाल की है, ये वजीर दाखिला है, इनके सामने तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान फर्क नहीं होना चाहिए। इन्होंने हल्फ जो लिया है उसके वो सवाल तो उनके खिलाफ यकीनन होगा, लेकिन क्या आपकी हुकूमत इसमें मुलविस थी? क्या रिकॉर्ड को जो है वो जाया किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का रिकॉर्ड जो कि खानानियान कालिया कंपनी से मिला था? ये सवाल तो आपकी जमात से होगा, आपकी हुकूमत से होगा। अगर कोई सबूत है तो लाएं, मैं तो समझता हूँ हरगिज़ गलत बात है, क्योंकि नून लीग वाले और जीजी ब्रिगेड वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम चिल्ला चिल्ला के लगाते हैं, चिल्ला के इल्ज़ाम लगाते हैं और करते कुछ नहीं। गवर्नमेंट है, प्रोसिक्यूशंस करें। थोड़ा सा आपकी जमात के हवाले से बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब 2 रोज बाद वापस आ रहे हैं और एक तवील अरसे तक वो तकरीबन 1.5 साल रहे हैं दुबई में, उसके बाद ये वापस आएंगे। सर, इस मौके पे जब सिंध में आप एक बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं, नए चीफ मिनिस्टर को आपने वहां पे लगाया है, जिस वक्त आप पीपल्स पार्टी का पंजाब में रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का आना, पार्टी को लीड करना, ये पीपल्स पार्टी के फायदे में होगा या पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा इससे? नहीं, पीपल्स पार्टी के जो बुनियादी मूवमेंट है और जो पीपल्स पार्टी में नई तब्दीलियां लाई जा रही हैं और नई जान डाली जा रही है, नई तंजीमें आ रही हैं, नया तंजीमी ढांचा बनाया जा रहा है, नई पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इनको लीड और इनकी क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही करेंगे। आसिफ साहब बेशक एक सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं, 5 साल सदर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को चलाते रहे हैं, उनके दोस्तियां हैं, उनका एक मकाम है सियासत में। कोई उनके खिलाफ हो, कोई हक में हो, कोई उनसे नफरत करता हो, कोई उनसे मोहब्बत करता हो, पर उनका एक मकाम है। 5 साल पाकिस्तान के सदर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात में सदर रहे हैं। जब जुडिशरी उनके खिलाफ थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के तहत, जब पंजाब और मुस्लिम लीग उनके खिलाफ थी, जब वो आर्मी में भी, फौज में भी कोई इतने ज़्यादा उनकी पजीराई नहीं होती थी, उस वक्त उस मुश्किल दौर में उन्होंने 5 साल सदारत की है, तो उनका मशवरा भी रहेगा, उनकी मशावरत, उनकी राय की उनको बहुत अहमियत होगी। पर ड्राइविंग सीट पे एतजाज साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस वक्त आप कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में नून लीग के खिलाफ एक एग्रेसिव ऑपोजिशन के तौर पे सामने आए, लेकिन जरदारी साहब की जो पॉलिसी पिछले 5 साल में रही है मुफाहमत करने की, और इसीलिए आप लोगों पे हमेशा अभी भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोग सॉफ्ट ऑपोजिशन है या आकर सपोर्ट कर देते हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, ये तासुर फिर से वापस आएगा। और कल मैं सुन रहा था आपको काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, आप कह रहे थे कि मुफाहमत का गलत मतलब ले लिया हमारी पार्टी ने। मोहतरमा ने जो अपनी किताब में लिखा था
रिकंसिलिएशन डेमोक्रेसी इस्लाम एंड वेस्ट जो उनकी किताब थी, उसमें उनका कुछ और मतलब था मुफाहमत का। हमने उस इस्तिलाह को गलत तौर पे इस्तेमाल किया है। हाँ, उनका एक बहुत बड़े कैनवस पे मफाहमत का मकसद था और मफहूम था उनका। बैनुल अक़वाम, बैनुल मज़ाहिब, सिविलाइजेशनल रिकंसिलिएशन, उसका था उनका कैनवस। सारी दुनिया था। हमने उसको यकीनन लिमिट करके, महदूद करके और अपनी सियासत के हिसाब में मुफाहमत को ले आए और उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। पर जो पंजाब में पॉलिसीज़ हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, वो जारी रहेंगी। लेकिन सर, अब इस बात की क्या गारंटी है कि 27 तारीख को आप लोगों ने कहा है ऐलान करेंगे, मूवमेंट हमने किस तरह चलानी है, 4 डिमांड्स हमारी पूरी नहीं हुई, लेकिन जरदारी साहब वापस आ जाए, नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकातें हो या कोई मुफाहमत हो जाए और फिर वही हो जाए जो पिछले 5 साल होता रहा है, फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र ना कीजिए। तो अभी भी पीपल्स पार्टी इस चीज पर खड़ी हुई है कि 4 डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। और जब आप ये कहते हैं सड़कों पे निकलेंगे, तो किस किस्म की तहरीक चलाने का इरादा रखती है पीपल्स पार्टी? ये आप देखेंगे, ये हर चीज़ बताने की नहीं होती। आप देखेंगे बड़ा फ़ाल किरदार अदा करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो, चेयरमैन बिलावल ने पोजीशन ली है, जिसकी आप कह रहे हैं कि बड़ी तवाना पोजीशन है, इसके पीछे आसिफ अली जरदारी साहब की मशावरत भी है। कोई उनमें इख्तलाफ नहीं है बाप और बेटे में। सही, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना एतजाज साहब, जब सदर भी बने थे आसिफ अली जरदारी साहब, उस वक्त बहुत बैड प्रेस मिला था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी उनके जो करप्शन के वाकयात थे, चाहे वो हकीकत पे मबनी हो ना हो, लेकिन एक तासुर तो जरूर था। तो वो एक एक्सेस बैगेज तो होगा जब वो आएंगे, और इस वक्त अगर बेशक वो फैसले दुबई में बैठ के करें, लेकिन आएंगे ऑन द फ्रंट होंगे, तो वो एक्सेस बैगेज तो होगा एक परसेप्शन के तासुर का, करप्शन के तासुर का। नहीं, एक्सेस बैगेज तो हो, अगर उनका कोई फ़ायदा ही हमें ना हो, उनकी मशावरत होगी, उनकी राय होगी, उनकी राय साहिब राय होती है, उसको भी सुनना और उसको भी खातर में लाना बड़ा अहम होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। आप फिक्र ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जो सिमत जिसमें चल रही है वो सिमत तब्दील नहीं होगी, लेकिन उसमें नई जहतें ज़रूर आएंगी। नई जहतें, एक सीनियर सियासतदान, तजर्बाकार सियासतदान के तौर पे आसिफ जरदारी जब बात करेंगे तो और राय सारी आरा लेके पॉलिसियां बनती हैं पीपल्स पार्टी में और बनती रहेंगी। लेकिन एक चीज को अभी आपने देखा होगा, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि सिंध में एक अच्छे आईजी, एक अच्छे शोहरत वाले आईजी को तब्दील किया जा रहा है। अब उनको भी उस वक्त छुट्टी पे भेजा गया है जब ये पता चल गया कि आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ रहे हैं। लोग इसको भी आपस में जोड़ें कि क्योंकि उनके कुछ दोस्त नाराज थे, तो इसीलिए आईजी सिंध को जो है रुखसत पे भेज दिया गया और शायद अब वो वापस अपनी पोजीशन पे ना आए। ये बातें क्या सराहियां हैं सारी, आप तो एक बात पे ही फंसे हुए लगते हैं। ये सब क्या सराहियां क्या सराहियां? पनामा का इशू आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? आप लोग ने बार बार कहा था कि इस इशू को जो है पार्लियामेंट के जरिए रखना चाहिए, आपका बिल भी सेनेट से पास हो चुका है, आपने कहा था इस केस को कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है एतजाज साहब अब जब ये कोर्ट में गया है तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज हमारे सामने आए हैं जो कि पहले ढके छुपे थे, जैसे किसी को नहीं पता था कि कोई कतरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन जब ये केस कोर्ट में गया है तभी ये चीज सामने आई। आप समझते हैं कि कोर्ट में लेके जाने का फैसला ठीक साबित हुआ है तहरीक इंसाफ का? अदालत में जाने से पेशरफ्त तो बहुत हुई है, इस मुकदमे में बहुत पेशरफ्त हुई है और बहुत इंकशाफात हुए हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म के जो बयानात थे उनको यकदम उनमें कई तब्दीलियां लानी पड़ी हैं। नवाज शरीफ को एक तो उन्होंने उन तकारीर में कतरी शहजादे का जिक्र ही नहीं किया, ना ये कि वो पैसा जो
गल्फ स्टील मिल का को बेच के बनाया गया, वो कतर के में की अल थानी की बिजनेस में गया। ना उन्होंने ये जिक्र किया कि वहाँ पर्चियाँ थीं, बल्कि उन्होंने कौमी असेंबली में ये कहा कि तमाम दस्तावेज़ात महफूज हैं। और दस्तावेज़ात किस बात के महफूज हैं कि जिस तरह सरमाया, किस तरह सरमाया। तो साहब एक फाइनल क्वेश्चन, ये जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो ये केस कहाँ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में जजेस के पास कोई खास ऑप्शंस नहीं है इस वक्त, चूंकि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान ने तस्लीम कर ली है मलकियत प्रॉपर्टी की और वो रिस्पोंडेंट्स हैं। अब बर्डन बारे सबूत उन पे है कि वो साबित करें, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सिर्फ काफी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, आप समझते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के अदालती निजाम के हवाले से। इस निजाम में लोगों को फांसी हो जाती है और फांसी के बाद उनको इंसाफ मिलता है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हजरत अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन ना इंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जस्टिस मिलना किसी निज़ाम में, किसी निज़ाम को चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इंसाफ भी उसे कहा जाता है जो बर वक्त मिले, फौरी मिले। ताखीर से जो मिलता है इंसाफ, उसका कोई फायदा नहीं होता। और इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से इंसाफ करना इंसाफ ना करना होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। खासतौर पे जो गरीब तबका है उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। और अगर इंसाफ मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है, क्योंकि केस सालों साल चलते रहते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई केस 10 साल चलता है, 20 साल चलता है, और किसी भी नौयत का केस हो, ये बार बार आपको सुनने में मिलेगा कि जो भी कोर्ट जाता है उसके केसेस जो है एक लंबी अरसे तक जो है वो लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। और पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद है। कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले ये मैं बताता चलूं कि कल ही अनवर ज़हीर जमाली साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो मीरपुर खास में खिताब कर रहे थे, उनके फेयरवेल डिनर पर खिताब कर रहे थे। वहां पर उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की, और ये पहली मरतबा नहीं है, बार बार होती रही है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसमें फौरी इंसाफ नहीं मिलता। बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हुए होते हैं। और इन्होंने कहा, कल अनवर ज़हीर जमाली साहब ने यह कहा है कि हम जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा नहीं उतर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि बार और बेंच को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। रीसेंट आदादो शुमार में आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त जो ज़ेरे समात मुकदमात हैं उनकी तादाद 1.9 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 19 लाख से ज्यादा केस इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 1,54,000 केसेस हैं जो कि ज़ेरे समात हैं, और ये बहुत सारे केसेस इसमें ऐसे हैं जो कि पुराने हैं, एक अरसे से चल रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में जो केसेस की तादाद है वो 84,375 है। पेशावर में 30,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त ज़ेरे समात हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 6,151 और इस्लामाबाद में 13,000 से जायद केसेस हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पे मसला ज्यादा है, वहां जजेस की तादाद कम है, एक दिन में जजेस को बहुत सारे केसेस सुनने पड़ते हैं। इसीलिए जो जिले अदालतें हैं, चाहे वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या केपी की हो, वहां पे कुल मिला के 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख केसेस जो हैं वो इस वक्त आपके निचले कोर्ट्स पे हैं, सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में हैं, 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख से जायद केसेस जो हैं वो इस वक्त पंजाब के जिले अदालतों में चल रहे हैं। मैं कुछ स्टोरीज आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको पता है कि बार बार ये सुना जाता है कि अगर जमीन का तनाजा है उसको लेकर कोर्ट में चले जाएं तो वो एक अरसे तक चलता रहेगा, शायद आप बूढ़े हो जाएं या आप इस दुनिया में ना रहें, लेकिन वो जमीन का तनाजा जो है वो कोर्ट में हल नहीं होगा। ऐसी ही कुछ मिसालें रिसेंटली हमारे सामने आई हैं, और ये बहुत ही अजीब बातें, और शायद ये पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन ये 2-3 माह के अंदर ऐसे केसेस सामने आए हैं कि इंसाफ मिला है 20 साल बाद, 25 साल बाद ऐसे लोगों को भी इंसाफ मिला है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, या उनको फांसी हो गई और इसके बाद जो है उनको कोर्ट से इंसाफ मिला है। सबसे पहला केस जो है मजहर हुसैन साहब का है।
1997 में इनके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। उसके बाद उनको फांसी की सजा हो गई थी सेशन कोर्ट से, जो कि बरकरार रही हाई कोर्ट में, और बाद में जाके उनको तकरीबन 20 साल के बाद जाके कुछ दिन पहले उनको जो है बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इल्जामात से उनको बरी कर दिया, लेकिन उस बरी करने से 2 साल पहले उनकी वफात जो है वो जेल में हो चुकी थी। जेल में वो इंतकाल कर चुके थे और उसके बाद जो है उनको इंसाफ मिला था। तो हमने उनके बेटे मजहर हुसैन साहब से बात की और हमने उनसे पूछा कि आपके वालिद का केस क्या था और जब केस अदालत में चल रहा था तो उसकी कार्रवाई किस तरीके से हुई। तो मजहर हुसैन साहब के बेटे ने क्या कहा, सुनिए। 302 केस, एक कत्ल की एफआईआर मेरे अबू के साथ डाली गई और उसके बाद हमारा ये केस चलता रहा है। 2 में अबू गिरफ्तार हुए और 2003 में सेशन कोर्ट से हमारा फैसला हुआ है, जिस केस की समाअत की थी चौधरी असद रजा साहब ने। हमें उन्होंने सजा दी, सजा मौत हुई, सजा हुई, इंसाफ नहीं मिला हमें। और उसके बाद आगे हाई कोर्ट में जब हमारी अपील दायर की गई तो हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब थे, ख्वाजा शरीफ साहब के सामने हमारा केस लगा तो वहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारी हाई कोर्ट से अपील खारिज हुई। 2010 में हमने सुप्रीम कोर्ट में जब अपील दायर की, सुप्रीम कोर्ट में अपील जब हमने दायर की तो उसके बाद 2014 में मेरे अबू जस्टिस जेल में फौत हो चुके थे। 2014 में फौत हुए और 2016 में अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है और मेरे अबू को उन्होंने बरी कर दिया। 19 साल बाद ये बरी हुए। हमने उनसे ये भी पूछा कि 2 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था, तो क्या इसके बाद भी आप केस लड़ते रहे थे? इल्म कैसे हुआ आपको इस बात का कि वो बरी हो गए? जब 2014 में अबू की डेथ हुई है तो उसके बाद तो हमने केस की पैरवी करनी छोड़ दी थी। जेल में थाना कचहरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर तो हमने छोड़ दिए थे। न्यूज़ चैनल से पता चला कि हमारे अबू का जो केस था वो अपील दायर की हुई थी हमने, तो वो अभी अपील जो है वो ओपन हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने बजट तौर पे बरी कर दिया उन्हें। मजहर हुसैन के साहबजादे से हमने ये भी पूछा कि जो केस में डिले हुआ इसकी वजह क्या है, क्यों इतना ताखीर का शिकार हुआ ये केस? इतनी डिले होने की वजह सर ये टोटल सिस्टम की खराबी है। हमारी अदलिया जो है, हमारी अदलिया में इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट से हमें मिला है, लेकिन इससे पहले जो सेशन कोर्ट है और हाई कोर्ट है इसमें कोई इंसाफ नहीं मिला हमें। ये सिर्फ सिस्टम की खराबी है। हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, अदलिया का निज़ाम है, ये बहुत ख़राब है। अभी भी जेलों के अंदर काफ़ी लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी अपीलें पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और कोई फ़ैसला नहीं उनको सुनाया जा रहा। वो लोग जहनी टार्चर हैं, उधर डेथ सेल हैं जो वो समझ लें जिंदा कब्रिस्तान है, जिंदा कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं वो लोग। तो ये हमारा सिस्टम, ये जो सेशन कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ये तो हमारे शायद पाकिस्तान के लॉ में है कि सेशन कोर्ट से जो है वो थोड़ा सा रगड़ा दिया जाए मुजरिम पार्टी को और आगे हाई कोर्ट और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो वो देखा जाएगा। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हमें सेशन कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला है और हाई कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला। ये सिर्फ सिस्टम की, हमारी अदलिया की खराबी की वजह से। और जब सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिला है तो ये इंसाफ आज हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे अबू तो 2014 में फौत हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जेलों में मेरे अबू फौत हुए हैं। ये सब सिस्टम की खराबी और अदलिया की खराबी की वजह से। एक आम आदमी अदालती निज़ाम से परेशान है और सिर्फ परेशानी ये नहीं है कि केस एक अरसे तक चलता रहता है, इसमें माली नुकसान भी उनका बहुत होता है। पैसा चाहिए होता है आपको केस लड़ने के लिए, और हमने इनसे पूछा कि कितना माली नुकसान आपको हुआ जब आप ये केस लड़ रहे थे, और उसके बाद कोई आया आपसे हमदर्दी दिखाने के लिए कि आपके वालिद साहब को इंसाफ मिला है, 2 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है, उसके बाद उनको इंसाफ मिला है, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारा बहुत सारा माली नुकसान हुआ है। अबू हमारे तो चले गए हैं, फौत हुए हैं, लेकिन हमारा जो इस केस पे सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारा जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारा अपना ज़ाती बिजनेस था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिज़नेस भी हमारा इसी काम में चला गया, इसी केस में चला गया है। और हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई बंदा नहीं आया, ना किसी ने हमारे साथ हमदर्दी के 2 बोल बोले हैं और ना किसी ने हमारे साथ कोई रब्ता किया है। आपने स्टोरी सुनी मजहर हुसैन के साहबजादे, और ये एक केस नहीं है, एक और केस आपके सामने रखते हैं। 24 साल तक एक शख्स जो है कत्ल के इल्जाम में जेल में रहा, उसको सजा हो चुकी थी और 24 साल के बाद उसको इंसाफ मिला। जब केस उसके ऊपर रजिस्टर हुआ था, जब उसको सजा हुई थी, उस वक्त उसकी उम्र जो है 18 साल थी। मजहर फारूक उस वक्त 18 साल के थे और 24 साल जेल में रहे। 1992 में कत्ल का इल्जाम लगा था, इसके बाद कसूर सेशन कोर्ट ने उनको जो है सजाए मौत सुनाई थी।
हाई कोर्ट ने उनका ये फैसला बरकरार रखा था सेशन कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट से इनको इंसाफ मिला है अभी पिछले दिनों 25 नवंबर 2016 को, 24 साल के बाद। इनसे भी हमने बात की और इनसे हमने पूछा कि आप को केस में क्या मुश्किलात आई जब कोर्ट में आपका केस चल रहा था, तो क्या कहा मजहर फारूक ने, सुनिए जरा। 1992 में मेरे पे ये कत्ल का इल्जाम लगा तो उस टाइम मेरी 18 साल उम्र थी, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो अभी मेरी 42 है जी। सर मुश्किलात, मेरी सारी जायदाद बिक गई, कुछ ऐसी मेरी जायदाद है जो पटवारी के साथ उन्होंने साजबाज होकर उस पर काबजीन हो गए हैं, मुखालफिन बासर है। मैं अभी घर में बिल्कुल महसूर हूँ जनाब, बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे पास कोई ऐसा मतलब वसीला नहीं है जिसके साथ मैं बाहर भी जा सकूं। जो मैंने अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी वो मैंने अंदर से लवारसी अपील की थी, कुछ अजीज है उन्होंने मुझे पैसे दिए, फिर मैंने वकील किया बाद में 2016 में मैंने आके वो वकील किया। एक नौजवान 24 साल जेल में रहता है, यकीनन घर वालों पर भी इसका असर पड़ता होगा, उनकी भी परेशानियां होती होंगी, और उनसे हमने पूछा कि घर वालों पे क्या गुजरी जब 24 साल तक आप जेल में रहे। मैं तो एक सजाए मौत हो गया, मेरा छोटा भाई था जी, वो भी एफसी कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम उसने एफएससी की, ये 2002 में की बात है जी, वो मेंटली अपसेट हो गया जी, उसका फाउंटेन हाउस में इलाज होता रहा, मेरे केस से ज्यादा उसकी बीमारी पे खर्चा आया। तो मेरी वालदा को तो मतलब वो कहती है कि मैं आपको भूल ही गई थी कि तुम भी सजाए मौत हो, मतलब घर में एक और क़यामत गुजरी है। इसके बाद हमने इनसे पूछा कि आप समझते क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या अदालती निजाम इसका जिम्मेदार है? मेरा ख्याल है जी अभी किसी को भी जिम्मेदार क्या ठहरा सकते हैं, एक सिस्टम था वो नीचे से ही खराब था, इसमें अभी किसी को क्या कह सकता हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रिहाई नसीब फरमाई है, बाकी की जो जिंदगी है वो मेरी अच्छी गुजर जाए, यही मेरी अपील है बस। हमारी आला अदलिया ना बिल्कुल इंसाफ फराहम कर रही है, देखें उन्होंने एक एक केस का एक एक निचोड़ निकाला और उन्होंने मुझे ये इंसाफ फराहम किया है। सुप्रीम कोर्ट से लोग मुतमईन है क्योंकि आखिरकार उनको पता है कि वहां से इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जब तक वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है कई साल बीत जाते हैं, और इसीलिए मजहर फारूक साहब फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से तो मुतमईन है लेकिन 24 साल उनकी जिंदगी के जाया हो गए। उनसे हमने पूछा जब आप बाहर आए 24 साल बाद दुनिया कैसी है, क्या तब्दीली महसूस की है, तो क्या फरमाया मजहर फारूक ने, सुनिए। सर अभी तब्दीली बाहर जब दुनिया देखूंगा तो तब्दीली महसूस करूंगा, अभी तो अपने घर वालों को देख रहा हूँ, वही इतने खुश है, मेरी वालदा वो खुश है, इंशाल्लाह ताला दुआ के पहले अपनी माँ को उम्रे पे लेके जाऊं। ये दो केसेस थे, ब्रेक के बाद एक और केस आपके सामने रखेंगे, और ये बड़ा ही अजीब केस है, बड़ा ही हैरतनाक केस है, क्योंकि यहां पर दो भाइयों को फांसी की सजा हुई, फांसी हो गई और उसके 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। अब ऐसे इंसाफ का क्या फायदा, जो शख्स इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसके लवाहिकीन, उसके घर वाले, उनको क्या फायदा होगा? उनके भाई चले गए, उनका बेटा चला गया, उनका बाप चला गया, लेकिन इंसाफ उनको उस वक्त मिला जब उनको सजाए मौत हो चुकी थी। एक ब्रेक के बाद ये केस भी आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का अदालती निजाम जिसमें ताखीर से इंसाफ मिलता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। दो स्टोरीज हमने आपके सामने रखी, एक तीसरी कहानी आपके सामने रखते हैं। ये रहीम यार खान की कहानी है। गुलाम कादिर और गुलाम सरवर दो भाई थे जिनको कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत हुई, और इसी तरह हुआ, सेशन कोर्ट ने दी, फिर हाई कोर्ट ने दी, और वो सजा बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनको इंसाफ मिला, दोनों भाइयों को इंसाफ मिला 14 साल के बाद, लेकिन जो फांसी की सजा उनको हुई थी उस पर अमल दरामद उस इंसाफ मिलने से 1 साल पहले ही हो चुका था। यानी कि 14 साल बाद बरी हुए, लेकिन बरी होने से 1 साल पहले इन दोनों भाइयों को फांसी लग चुकी थी। अब यह है हमारा अदालती निजाम, इसका जिम्मेदार कौन है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इनके भाई से हमने बात की, इन दोनों भाइयों को जो सजाए मौत हुई उनके भाई से हमने बात की, रहीम यार खान से। उनसे हमने पूछा कि पूरी कहानी क्या थी, क्या मुश्किलात पेश आई, सुनिए क्या कह रहे थे वो। 2002 में हम थाने में मतलब गिरफ्तार हुए थे। 5 साल बाद जो है उसने साद के बाद सेशन जज ने फैसला किया था ना, 3 को बरी किया था और 1 को 25 साल किया था। 2 भाई जो है ना, गुलाम कादिर और गुलाम सरवर को मौत सजा किया। केस ऐसे चलता रहा, फिर बावलपुर में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। हम गरीब आदमी, पता तो नहीं चलता जो क्या हुआ क्या। फिर लेबार सी अपील की। हमारे भाई जो है, मैं उसका छोटा भाई था, वो हमसे बड़े थे, 2 भाई जो मौत सजा हुए थे।
फिर उस मुलाकात में गए, वो हमको बोले भाई हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका जो है इनका तुम ख्याल करना और रब तला ख्याल करेगा। 15 साल बाद जो है ना उनको मौत सजा दी गई हमारे भाई को। 1 साल के बाद जो है ना अखबार वाले गए थे, जो वो तो तुम्हारे भाई जो है वो बरी थे। वो तो आपको ही पता होगा, जिसके 2 भाई चले गए क्या तकलीफ होगी उनको, क्या बड़े भाई से हमारे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं छोटे। ये हमारे साथ जो बैठा है ये गुलाम कादिर का बेटा है। ये उस वक्त 3 महीने का था जब वो जेल में गया था। जो कुछ भी होए मतलब है वो हमारे भाई तो वापस नहीं आ सकते ना। बेटा उस वक्त सिर्फ 3 महीने का था, अब जवान हो चुका है, इंसाफ उसको नहीं मिला, अब वो यतीम है क्योंकि उसके बाप को बरी किया गया, उसके बाप को इंसाफ मिला जब उसको फांसी लगाई जा चुकी थी। और ये सिर्फ 3 केसेस नहीं है। अभी हमने रिपोर्टर को अपने भेजा था और उनसे हमने पूछा कि मुख्तलिफ जो शहर हैं वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पे जाए और लोगों से पूछे कि कितने कितने साल से आप केसेस लड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जिसमें से एक केस जो है वो 1960s का है जो कि अभी तक अदालत में मौजूद है। सुनिए क्या कह रहे थे ये लोग। 2008 का केस चल रहा है, कारपोरेशन रिश्वत मांग रहे थी, हाली तक फैसला नहीं होया। 2001 से बैंकिंग कोड 6 तरीके पे तरीके भूत रहा हूँ। 4-5 साल हो गया है, तो अभी कोई स्टेट नहीं है। कभी जज की छुट्टी पे, कभी हड़ताल हो रही है, कभी कुछ हो रहे है। सर 1963 से केस चल रहा है, रोजाना से चक्कर पे चक्कर दिए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि आज कल आ जाना, पेशी पे पेशी दी जा रहे हैं। आज पेशी थी, अब जज साहब ने फिर पेशी दे दी थी इस तारीख को। सर मेरा केस 1997 से चल रहा है तक असें इत्थे पेशी भुगते ने, इत्थे कचेरी दे बाहर उजड़ना सा फुट पास ही दे सोने है, फजर को वाल पेश थी बने। 12वें महीने च 9 साल खत्म हो जाने, 10वां चढ़ पैना। अदालत दे धक्के खांदे मैनू 2006 से जो है ना जी हम कचहरियों में चक्कर काट रहे हैं। लाखों रुपए लग गया जी, और डेली आना पड़ता है। तकरीबन एक महीने में 6 हमारे केस लगे हुए हैं। बात सुनिए आपने, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी जजेस नहीं आते और तारीख पे तारीख मिलती रहती है। अब मसला ये है कि इसको हल कैसे करना है इस अदालती निजाम को। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है रशीद रिजवी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। रशीद रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताएं कि जो इतनी ताखीर होती है, डेट पे डेट मिलती जाती है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, वजह क्या है इस ताखीर की, खासतौर पे जो लोअर कोर्ट्स हैं, मसला क्या है? देखे अदलिया वो इदारा है जिस पर किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, कभी तवज्जो पूरी तरह नहीं दी है। अब अगर आप मातहत अदालतों को देखेंगे तो उनके पास ना पैरा लीगल स्टाफ है, ना ही उनके पास वो सहूलतें मौसर हैं जिसकी बिना पर वो डिस्पोजल कर सकें, केस चला सकें। एक एक जज के पास रोज़ाना 30 से 50 केस लगते हैं और उस वजह से ये ताख़ीर हो रही है कि जितने जजेस होने चाहिए उतने है नहीं। जितनी वैकेंसी सैंक्शन है वो वैकेंसी नहीं भरी जाती है। तो एक ऐसा ये सिलसिला है, ये इतना जिसे कहते हैं ना यतीम इदारा है अदलिया, जिसमें खुद अपने जजेस की भी तवज्जो नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि जब तक अच्छे जजेस की तादाद बढ़ेगी नहीं, मातहत अदालतों को फैसिलिटीज़ दी नहीं जाएगी, हाई कोर्ट में अच्छे जजेस आएंगे नहीं, तो ये तो तादाद बढ़ती जाएगी, अपीलेट स्टेज पे भी बढ़ती जाएगी, ट्रायल स्टेज पे भी बढ़ती जाएगी। तो उसका यही है कि इसमें बजट का इजाफा किया जाए, अच्छे जजेस ज़्यादा तादाद में रखे जाएं, कोर्टें ज़्यादा बनाई जाएं। अब मैं आपको कराची की मिसाल दूं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने पब्लिक टॉयलेट को बंद करके जो है वो कोर्टें इस्टेब्लिश की हैं। तो आप बताएं किस तरह से इस मुल्क में इंसाफ का इदारा काम कर सकता है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि पेंडिंग केसेस भी हैं और जो नए केसेस आ रहे हैं इसलिए तादाद बढ़ती जा रही है, लोड बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने बताया 19.5 लाख तकरीबन केसेस हैं इस वक्त जो कि पेंडिंग है। और आपने कहा कि 30 से 50 केसेस हैं। सुनता है एक जज, मैं खुद सेशन कोर्ट में जाके मैंने कुछ प्रोग्राम किए हैं तो वहां पे मुझे ऐसे जजेस भी मिले जिनके पास एक दिन में 100 केसेस होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक जज एक दिन में 100 केस कैसे सुनेगा। जाहिर सी बात है उसमें से ज्यादातर केस वो नहीं सुन सकते और फिर वो केसेस को जो है अगली तारीख देनी पड़ती है। अब ये बताएं कि बर वक्त इंसाफ के लिए जरूरी है कि अदालती निजाम को हम बेहतर करें। ये जिम्मेदारी किसकी है?
एग्जीक्यूटिव की है या जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि इस निजाम को बेहतर करें? नहीं, देखे ना, बजट तो सैंक्शन पार्लियामेंट करती है और फेडरल गवर्नमेंट करती है। वो अगर बजट ही इतना देंगे कि जिसमें 50 की बजाय 25 जजेस आए तो उसमें जुडिशरी क्या कर सकती है? जुडिशरी की कोताही उस वक्त होती है कि जब वहां पर पता चला 100 सिविल जजेस रिक्रूट करना और वो 20 कर रहे हैं, या वैकेंसीज टाइम पे फिल नहीं कर रहे हैं, या कम्पिटेंट जजेस नहीं ले रहे हैं, सिफारिशें चल रही हैं, अकरबा परवी चल रही है, बरादरी चल रही है, तो वहां पर अदलिया जो है जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन सबसे पहली तो है बात यह है कि बजट बढ़ाना है, पैरा लीगल स्टाफ का इजाफा करना है, लाइब्रेरीज का इजाफा करना है, जजेस की कम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए जो है वो इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, उनका इजाफा करना है, तब जाकर ये बगैर बजट के हो नहीं सकता है। बजट की देखे ना, इंसाफ फराहम करना तो बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की है। रियासत जब एक अदलिया फॉर्म कर देती है तो फिर वो बर्डन शिफ्ट होता है अदलिया। रियासत की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के तमाम मसाइल एक तरफ और इस इंसाफ का मसला एक तरफ। आप तमाम मसाइल हल कर लें लेकिन इंसाफ नहीं फराहम करेंगे, वक्त पर इंसाफ नहीं देंगे तो पाकिस्तान का जो निजाम है, ओवरऑल जो सोसाइटी है, वो कभी इंप्रूव नहीं कर सकेगी। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।